गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर। और इस नई वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक फिर करने वाले। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपने नई वीडियो की, तो आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आपने अपना लास्ट वीडियो का एक लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा, परावैधता, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल भी दिए थे और आपने किए भी होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप अपने न्यूमेरिकल के ऊपर, कमांड कर रहे होंगे। देखिए, आप जितना न्यूमेरिकल कर लेंगे उतना ही आपको आगे आने वाले एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मदद मिलेगी। न्यूमेरिकल गवर्नमेंट क्यों लगाती है, बात यहाँ होती है। वो केवल थ्योरेटिकल क्यों नहीं रखती, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स क्यों देती है? इसलिए देती है कि आप कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स के अंदर कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा आएगा तो वो न्यूमेरिकल। चाहे आप IIT दें, JEE दें, मेंस, कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, नीट का भी देते हैं, अगर उसमें फिजिक्स आती है तो आप देखते हैं उसमें भी न्यूमेरिकल आता है। तो इसका मतलब है आपका जो बेस तैयार होता है, आप बिल्डिंग बनाना है तो आपका बेस हो जाएगा न्यूमेरिकल। आप जितना न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर पाएंगे उतना ही आपको उतनी ही सक्सेस मिलती चलेगी। ठीक है, आप अपने न्यूमेरिकल पर जोर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि न्यूमेरिकल नहीं लगेगी, लेकिन इतना कीजिए कि आपका हैंड प्रैक्टिस होता है उसके। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता है नया टॉपिक के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे नए टॉपिक में, जो आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 9। देखिए, इससे पहले 8 टॉपिक्स को मैं क्लियर आपको कर चुका। आपको 8 टॉपिक्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास अपनी लास्ट वीडियोस पड़ी रहती हैं फॉर्मेट में, आप जाइए और उन्हें बार बार रिव्यू कीजिए, इनके ऊपर केस को स्टडी कीजिए अच्छी तरह। अगर आपको दिक्कत ना है तो आप अपने ग्रुप में आकर कमेंट कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। अब बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर फॉर्म। आई बात समझ में? कूलाम ने जब नियम दिया 1785 में 2 आवेशों के मध्य, तो उसने विद्युत बल का मान निकाला। और जैसा कि आप जानते हैं और आप 11वीं क्लास में भी बहुत अलग अलग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक भौतिक राशि थी बल। अब बल आप जानते हैं, बल उन भौतिक राशियों में से है जिनका परिमाण तो होता ही है लेकिन शासक दिशा होती है। क्योंकि हम जब किसी पे बल लगाते हैं, कोई भी तनाव लगाता है, बल कई प्रकार हो सकते हैं, पृष्ठीय बल हो सकता है, तनाव बल हो सकता है, मांसपेशीय बल हो सकता है। उन सभी को लगाने में हमें एक दिशा का ज्ञान होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एक बल लगा, ठीक है, हाथ के द्वारा इस ब्लैकबोर्ड पे धक्का मारना भी क्या होगा, एक बल है। ठीक है, किसी को धक्का मारना, खींचना, ये सब क्या है, बलों के अंतर्गत क्रिया है। अब बल लगाते हैं तो उसमें एक दिशा का ज्ञान मिलता है। लेकिन आप जानते हैं, जब कूलाम ने अपना नियम निकाला था 1785 में, तो उसने कहीं भी अपने नियम में दिशा के बारे में नहीं बताया था कि जो लगने वाला बल है वो किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, उसके परावैधताओं के बाद का अगला टॉपिक आपकी बुक के अंदर दे रखा है सदिश निरूपण। सदिश निरूपण क्यों किया गया है, उसके 2 कारण मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखिए, इस नियम को शुरू करने से पहले मेरा मानना ये होता है कि कितना भी अच्छा टीचर है, उसकी क्वालिटी होती है, वो टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले उसके रीजन समझता है। जैसे परावैधता क्यों निकाला गया, विद्युत बल के मान परीक्षण करने के लिए। भाई, विद्युत बल का मान तो हमें सबको पता है, लेकिन उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है, उसके मान में कितना अंतर है, कमी आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है, उसके पीछे एक रीजन था, वो था मात्रा। अब उसी तरीके से कूलाम के सदिश निरूपण को भी करने के लिए कारण है उसका कारण। देखिए, इसमें 2 कारण आपको जानने को मिलेगा। पहला, विद्युत बल का जो परिमाण है वो आप निकाल ही चुके हैं, उसे भी मैं एक कारण मानूंगा यहाँ। ठीक है, सदिश निरूपण में उसका बल का मान भी निकालता है, तो परिमाण में आप निकाल दो, साथ ही उसकी दिशा भी आपको ज्ञात करने के लिए इसका निरूपण करना पड़ता है। सदिश का मतलब वही है, ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं जिनमें परिमाण तो होता ही है, साथ में दिशा भी होती है, दिशा भी मौजूद होती है, तो वो राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशि। तो विद्युत बल भी एक सदिश राशि है। इसे प्रूफ करेंगे थ्योरी की तरह, एक प्रैक्टिकल की तरह। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, यहाँ पे सदिश निरूपण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ आपको।
अब डायग्राम मैं इस बोर्ड पे पहले बना सकता था। आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायग्राम बना कर दिखा सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि डायग्राम बनाना आपको सिखाना चाहिए। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना कैसे, और अभी कभी आपको जरूरत पड़ जाए तुरंत बनाने की, तो आप उसकी रटे नहीं, उसको प्रैक्टिस करने से आपको इतना अच्छा हो जाए कि वो आप डायग्राम किसी को बनाकर समझा सकें। कोई आपसे रीजन पूछ सकता है कि डायग्राम कैसे बनाएगा, तो उस डायग्राम को बनाने का एक तरीका है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम हमेशा दो आवेशों के बदले लगता है, और वो दो आवेश कैसे होने चाहिए, एक तो स्थिर होना चाहिए, आप समझ रहे हो, वो दो आवेशों की स्थिति कैसी हो, स्थिर हो, गतिशील नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं गतिशील आवेश क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आई बात समझ में? आपको पता है स्थिर आवेश ही विद्युत क्षेत्र बना सकता है और विद्युत बल को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो जाता है। जब आप वस्तुओं को रबिंग करते हो तो इसका मतलब क्या है, उसमें चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा खेल खेलते हुए, वो खेल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल होता है। छोटी क्लासों में बच्चे क्या करते हैं, अपने स्केल को क्या करते हैं, बालों में घिसकर फिर कागज के टुकड़े उठाते हैं। इसका मतलब क्या है, स्केल को उन्होंने, उस फुटे को उन्होंने आवेशित कर लिया और वो फिर कागज का टुकड़ा उठा लेते हैं उससे, इसके मतलब वो चुंबक की तरह खिंचाता है। तो गतिशील आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और स्थिर आवेश हमेशा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र। ये बात आपको दिमाग में बैठा रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार पूछ लेते हैं कि स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर है नहीं, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया पहली बात तो आवेश कैसे होना चाहिए, स्थिर, और दूसरा आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदुवत। इसमें किसी और साइज का और आकार का आवेश आप नहीं ले सकते, क्योंकि कूलाम का नियम हमेशा बिंदुवत आवेशों के बीच में लगता है। ठीक है, आवेशों का जो रूप है, प्रारूप है, वो बिंदु के अलावा नहीं होना चाहिए। ये दो उसकी विशेष बातें हैं जो मैं आपको पहले टॉपिक से स्टार्ट कर चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं आगे इसकी स्टार्टिंग के ऊपर। अब इसका स्टार्टिंग में करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई भी तंत्र बना हुआ, कोई भी निकाय, ये मैंने एक निकाय बना चुका हूँ। ये निकाय कैसा है, आपको मैंने तीन फॉर्मेट बनाए, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष। 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। एक ऐसा तंत्र जिसमें तीनों अक्ष मौजूद होते हैं, वो त्रिविमीय निर्देश तंत्र होता है। और हवा और निर्वात क्या है? अब आप पूछेंगे सर मैंने त्रिविमीय क्यों लिया है? आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, मैं द्विविमीय ले सकता हूँ, मैं एक विमीय भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने त्रिविमीय लेने का कारण क्या है, मैं आपको त्रिविमीय लेकर इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो माध्यम रखा गया है वो कैसा रखा गया बेटा, हवा या निर्वात का माध्यम रखा गया। और हवा, आकाश, ये सब माध्यम कैसे होता है, त्रिविमीय माध्यम होता है, क्योंकि इनको दिशा नहीं होती, ये किसी भी दिशा में आप गति कर सकते हैं। तो माना ये इस माध्यम में मूल स्थिति क्या है, O बिंदु। इस माध्यम की, इस निर्देश तंत्र की जो मूल स्थिति है वो O है, और यहाँ पर दो आवेश लिए गए हैं Q1। देखिए मैंने आपको बिंदुवत लाकर बनाया, तो यहाँ पे प्रथम आवेश है Q1 और द्वितीय आवेश है Q2। अब एक ही चीज को समझिए, ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे दो बिंदुवत आवेश ले लिए, ये हो गया माध्यम आपके लिए हवा का, और इस हवा के माध्यम में दो आवेश ले लिए Q1 और Q2। ये दोनों शर्त को पूरा करता है, देख सकते हैं आप। पहली बात तो स्थिर है, गतिशील नहीं करा है मैंने एक दूसरे के साथ, और दूसरा ये बिंदुवत है, इसका मतलब है यहाँ पे दोनों शर्त पूरी होती है। अब इन दोनों आवेशों की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति हो जाती है, और स्थिति को जब हम मूल बिंदु के सापेक्ष दिखाते हैं तो हम लोग स्थिति सदिश का या बात करते हैं। स्थिति सदिश जिसे इंग्लिश में आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की परिभाषा में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि Q1 आवेश की जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु से वो है R1 वेक्टर, ठीक है, और Q2 आवेश की जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु से वो हो जाएगी R2 वेक्टर। अभी बात आपको एक बात समझ है, मैंने क्या कहा, दो आवेश हैं और प्रथम आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है, R1 वेक्टर, और सेकेंड आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है, R2 वेक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पर कूलाम का नियम। आप जानते हैं इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो एक समान है,
ठीक है, मैं आपको पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। पहला, इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो एक समान है। कैसी है? धनात्मक है। अब बात करते हैं, दोनों ही धनात्मक है तो प्रकृति धनात्मक होने की वजह से आप जानते हैं जब सब समान धनात्मक आवेश प्रकृति के आवेश आते हैं तो वो कैसा बल लगाता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, वो कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल। अगर ये समान प्रकृति के होते तो ये क्या करते? आकर्षित करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और जुड़ जाते। लेकिन ये प्रतिकर्षण बल है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे एक दूसरे को। अब क्या होगा? ये जो Q1 है Q2 पर बल लगाएगा। अब वो बल की दिशा कहाँ होगी? क्योंकि बल कैसी राशि है, मैंने आपको पहले भी बता चुका टॉपिक में। बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। अब उसका परिमाण भी दिखाना है और हमें दिशा भी दिखानी है, तो परिमाण क्या हो जाएगा? विद्युत बल का परिमाण। कब? जब Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा तो उस बल का परिमाण क्या होगा? वो होगा इस दिशा में और वो होगा F12 वेक्टर, सॉरी F21। अब ये क्यों होगा? क्योंकि आवेश नंबर सेकंड पर बल आवेश नंबर प्रथम द्वारा बल लगाया जा रहा है इस दिशा में F2 आवेश की दिशा में, तो जो बल का परिमाण हो जाएगा वो प्रदर्शित होगा F2 वेक्टर से। ठीक है, अरे बात आपको समझ में धीरे धीरे समझिए आप। उसकी दिशा क्या हो गई? एक Q2 आवेश की तरफ हो गई, दिशा पता चल गई, परिमाण क्या हो गया? F21 वेक्टर। क्यों F21 क्यों हुआ? F12 भी कर सकते हैं। अगर आप F12 करते हो तो इसका मतलब क्या है? Q2 F1 पर आवेश पर बल लगा रहा है और F21 का मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स नंबर 2 लग रहा है इसकी वजह से 1 की वजह से, इसलिए 1 को पीछे रखा गया। देखिए कई यूट्यूबर्स क्या होता है इसे उल्टा भी कर देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको वही चीजें लेके चल रहा हूँ जो किताब में पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ। मैं उससे जरा भी भटकूंगा नहीं जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कहीं आप और कोई यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर आप सोचेंगे वहाँ पे F12 लिखा हुआ है, तो आप अपनी किताब को फॉलो कीजिए, जो आपको लिखा हुआ मैं आप उसे फॉलो करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल प्रदर्शित करने के लिए हमने राशि ली। फिर भी मैं आपको बताया तो मैंने क्यों प्रदर्शित किया कि F2 बल लग रहा है Q2 आवेश पर, इस वजह से 1 की वजह से इसलिए F21 रखा है। अब ये प्रतिकर्षण ऐसे कर रहा है तो इसी तरीके से Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा, तो वो किस दिशा में लगाएगा? इसके विपरीत दिशा में, और दिशा हो जाएगी इसकी Q1 की तरफ, उस पर लगने वाला बल का कितना हो जाएगा? F1। और किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बन के तैयार हो गया, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल मैंने डायग्राम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सबसे पहले निर्देश तंत्र लिया, उसके बाद 2 आवेश लिए, आवेश लेने के बाद मैंने उनको स्थिति सदिश बताया और स्थिति सदिश लेने के बाद उनके बल का परिमाण आपको दिखा दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको चीज समझ में ना आ रही हो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, दोबारा देखिए, समझिए मेरी ऑडियो को सुनिए। अब बात करते हैं बल का परिमाण। देखिए दोनों दिशाएं विपरीत हैं लेकिन एक समान है। आई बात समझ? अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल कर आपके सामने आई। बल का मान तो एक समान है लेकिन दिशा विपरीत हो रही है, दिशा उल्टा लग रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी स्थिति सदिश के बारे में कि भाई ये जो स्थिति है Q1 की और Q2 की वो किस तरीके से निकलेगी। तो Q1 के सापेक्ष हम स्थिति सदिश निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्थिति सदिश निकालने के लिए पहले Q2 का स्थिति सदिश निकाला जाएगा, अर्थात F21 बल के साथ Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा? तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश वो क्या हो जाएगा? R21। ठीक है, क्यों हुआ? अब बात यहाँ पे स्थिति होती है R21 वेक्टर क्यों हुआ? R21 वेक्टर का जो मान है वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हुआ स्थिति सदिश की वजह से। ये जो मैंने किया हुआ है वो किया हुआ है R21 वेक्टर को मैंने लिखा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेकिन ये लिखा क्यों है? इसका रीजन है स्थिति सदिश में। स्थिति सदिश क्या होता है? किसी भी सदिश का अपने मूल बिंदु या यहां से रिएक्शन चालू हो रहा है उसके बीच का अंतर। देखिए कहां से F21 वेक्टर जो बल लग रहा है वो Q1 के कारण लग रहा है, इसका मतलब है स्थिति सदिश मूल बिंदु ये हो गई और कहां तक जा रही है वो स्थिति? Q2 तक जा रही है।
तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि होती है, इसलिए ये विस्थापन भी आप कह सकते हैं, स्थिति सदिश को आप विस्थापन भी नाम दे सकते हैं। ये विस्थापन हो जाए r21 वेक्टर, इसका मान हो जाता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर। इसी तरीके से इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r12 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। आई बस देखिए, जब Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश निकाला था तो वो था r21 वेक्टर, ये है अंतर, ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्या है, अंतर दोनों। और जब मैंने Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश निकाला, इसका मतलब क्या है, अब रिएक्शन यहां से शुरू होकर खत्म हो रही है यहां पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी समान है, तो इसका मतलब है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। लेकिन यहां से इन दोनों समीकरणों को देखकर पता चल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसे समीकरण 1 नाम देता हूं तो समीकरण 1 को देख के पता चल रहा है कि जो स्थिति सदिश है उनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं कैसी है, विपरीत है। आई वाज समझ में, यहां पर क्या हो रहा है, परिमाण समान है, परिमाण समान है लेकिन दिशा कैसी है बेटा, विपरीत। ठीक वैसे जैसे बल की परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, वैसे स्थिति सदिश का परिमाण भी समान है लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बात करने पर हमें क्या मिलेगा, कूलाम का नियम लगाने का। अब कूलाम की सदिश निरूपण करने के लिए कूलाम का नियम जरूरी है। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या होगा, Q1 और Q2 के आवेश के कारण लगने वाला बल जो होगा, पहला F12 वेक्टर तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को लगाया क्योंकि वो हवा की विद्युतशीलता है। आई बस में एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्योंकि हवा की विद्युतशीलता है। आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2, और दूरी कितनी है उसके लिए, r12 वेक्टर, ठीक है। इसका जो मान होगा वो समान है, एकांक है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा r12 क्या। ये 11वीं क्लास के आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, 7वीं परिभाषा अगर आपको याद हो तो 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर में डेफिनेशन आती है 7 नंबर की कि एकांक सदिश किसे कहते हैं। आ रही है याद आपको, कुछ पुरानी बात है। एकांक सदिश की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसा सदिश भौतिक राशि जिसके सदिश का मान 1 होता है, जिसका मान कैसा हो, 1 हो, एक अंक हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, इसे मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ। r21 क्या कैसे निकाला जाएगा, अगर r12 क्या कैसे निकाला जाएगा, r12 वेक्टर में ही उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, एकांक सदिश निकालते हैं। अब इस एकांक सदिश का मान हम लोग इस रिएक्शन में लिख देंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में r12 कैप का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r12 वेक्टर डॉट r12 वेक्टर अपॉन ये सॉरी परिमाण का स्क्वायर हो गया और ये हो गया एक और परिमाण r12 वेक्टर, ठीक है। आप इसे मिश्रित रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r12 वेक्टर डॉट r12 वेक्टर का होल फैक्टर, ठीक है। ये परिमाण स्क्वायर है और यहाँ 1 है तो दोनों पावर जुड़ जाती है तो ये हो जाता है r12 कैप, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने आपको लास्ट समीकरण 3 लिख चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको समीकरण 3, क्योंकि मैं आगे इसके बाद आगे जाने वाला हूँ। F12 वेक्टर, ठीक है, Q1 आवेश पे लगने वाला जो बल हो जाएगा उसका परिमाण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r12 वेक्टर का होल थ्राइस
मॉड्यूलस के साथ, परिमाण के साथ, और R1 2 वेक्टर। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब बात करेंगे हम लोग आगे की तरफ, और आगे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, हम लोग परिमाण निकालेंगे, इसका बल का मान निकालेंगे F21 वेक्टर का, जिसका मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, हटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, हवाई निर्वात का माध्यम है, और हवाई निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। दोनों आवेश कितना हो गया, Q1 और Q2 समान रहेंगे, क्योंकि आवेश का मान समान है, बदल नहीं रहे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसी तरीके से R21 वेक्टर का मॉड्यूलस थ्राइस पावर 3 और इसका परिमाण आ जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, केवल उल्टा किया हुआ है। आप समझ में आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे चेंजेस, केवल इसके परिमाण को रिवर्स करके उल्टा करके लिख दिया है। तो इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 4। ठीक है, समीकरण अब आप देख सकते हैं समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 से आपको क्या पता चल रहा है कि जो F12 वेक्टर है वो बराबर किसके है, F21 वेक्टर। देखिए समीकरण 3 और 4 में अंतर कितना सा है कि परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाएं, स्थिति सदिश की दिशाएं कैसे लिखी हुई है, विपरीत। इसलिए यहाँ पर परिमाण क्या हो जाता है, समान। बल लगने वाले जो बल है, आपसी जो बल है प्रतिकर्षण बल, वो परिमाण में कैसे है, एक समान है, लेकिन दिशाएं कैसी दोनों की, विपरीत। ठीक है, परिमाण में समान है लेकिन दिशाएं कैसी है, दिशा उनकी विपरीत दिशा है। तो वो क्या हो जाएगा, एक चिन्ह के साथ उपस्थित होगा। तो बल का मान कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर माइनस F21। ठीक है, ये हो जाता है कूलाम के नियम का स्थिति सदिश नियम। इससे क्या पता चल रहा है, इस रिएक्शन से F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब है दोनों बलों के मान परिमाण में एक समान लगते हैं, लेकिन उनके जो दिशाएं हैं वो प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगती हैं। ठीक है, आरोपित होती है। अब बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर इस संख्या को देखकर या समीकरण नंबर 5 देते हैं, और समीकरण 5 से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आते हैं। उन 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में मैं आपके साथ धीरे धीरे वार्ता करूँगा, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं और आगे आपको समझाता हूँ आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने मेहनत की वही मेहनत आप घर पे अपनी कॉपी में कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं आपको बाहर भी कई बार कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। कोई टीचर कोई चीज़ को कुछ भी आपको मेहनती नहीं बनाता सिवाय आपकी प्रैक्टिस करें, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो आप इन वीडियोस पर जितना रिव्यू करेंगे, इन वीडियोस को जितना स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद जितना आप नोट्स पढ़ते हुए याद करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप जानते ही हो सभी हम लोग टाइम में बंधे हुए हैं और इस महामारी में फंसे हुए हैं सब लोग। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। और ये नेक्स्ट जो अगले 4 बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, ये इसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। ये अगला टॉपिक नहीं है, कहीं आप समझिए टॉपिक नंबर 10 आ चुका है। ये टॉपिक नंबर 9 में महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। अब बस मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, ये 50% इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत कम आने की संभावना है, लेकिन ये ओरली बहुत पूछे जाता है। कई बार टीचर इनके कोई बार हमसे क्वेश्चन कर लेता है क्लास के अंदर, और जब हम नहीं बता पाते तो हमको बड़ा शर्मिंदा फील। तो आप लोग देखिए, आगे चलिए हम लोग। पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्थिर एवं बिंदुवत होनी चाहिए। आवेश जो है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि 2 शर्त लगाई जाती है आवेश कैसे हो, स्थिर हो। और आपको मैंने इसका रीजन भी दे चुका कि कूलाम के नियम में जो आवेश लिए जाते हैं, जब आप लोग 2 आवेश लेते हो कूलाम के नियम के अनुसार, तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। क्योंकि स्थिर आवेश ही विद्युत बल बना सकता है, विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पहली शर्त क्या आती है कि आवेश स्थिर होना बहुत जरूरी है। आवेशों का स्थिर होना जरूरी है। दूसरा, बिंदुवत होना जरूरी है। आप किसी अन्य
आकार का या कोई दूसरा बड़ा आवेश नहीं ले सकते, जिससे क्या होता है विद्युत बल के मान में प्रभाव उत्पन्न होता है। आपको पहली बात समझ में आ गई। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आवेश कैसे होने चाहिए, कूलॉम के नियम के लिए स्थिर होने चाहिए। अगर आपसे पूछे कि स्थिर क्यों होने चाहिए, क्योंकि आप उसको जवाब क्या देंगे कि स्थिर आवेश से विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है। अगर गतिशील आवेश हो गए तो कैसे हो गया, चुंबकीय बल भी उत्पन्न कर देंगे। दूसरा कि अगर आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आवेशों को बहुत क्लोज रख दें, बहुत पास रख दें और आपने दूरी को घटाकर 10⁻⁻15 से भी कम रख दिया। ऐसे बस ऐसा कोई द्रव्य ले लिया या ऐसी वस्तु ले ली जिनकी मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है, तो आप याद रखिए उनके मध्य विद्युत बल उत्पन्न नहीं होगा। फिर उनके मध्य कौन सा बल उत्पन्न होगा अगर विद्युत बल नहीं होगा तो नाभिकीय बल। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकता है कि अगर हम दूरी को 10⁻⁻15 मीटर से कम कर देते हैं, ठीक है, अगर हम दूरी को कम कर देते हैं तो कौन सा बल उत्पन्न होगा, नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है। जितने भी परमाणु होते हैं उनके नाभिक के अंदर जो लगने वाले बल होते हैं उनमें दूरी बहुत कम होती है। आई बात समझ में? तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि कूलॉम के नियम में रखे हुए आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, यह द्विवस्तु अंतःक्रिया है। देखिए इस शब्द को जरा ध्यान से देखिए, मैं हेडलाइट कर देता हूं आपके सामने। द्विवस्तु, द्विवस्तु का मतलब यहाँ पर दो वस्तुएं नहीं ली गई, यहाँ पर दो आवेश लिए गए। अब अन्य आवेश आ जाएंगे तो क्या होगा, उनकी उपस्थिति प्रभावित करेगी विद्युत बल को। मैं आपको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, आप उस चीज को जरा ध्यान से देखिए। मैंने जो बात अभी कही है उसका मतलब क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान के चलो दो वस्तुओं वाली आवेशित वस्तु है, दो आवेशों वाली, ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, लेकिन अगर इनके मध्य कोई तीसरी वस्तु ला दी जाए, द्विवस्तु की जगह त्रिवस्तु कर दी जाए, तो क्या होगा, विद्युत बल का मान तीसरी वस्तु से भी प्रभावित होगा, यानी विद्युत बल का मान बदलता जाएगा। और हम जानते हैं कूलॉम का नियम हमेशा दो ही आवेशों के मध्य लगता है, इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह नियम केवल द्विवस्तु अंतःक्रिया के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है, कि केवल दो आवेशों के मध्य ही लग सकती है। अगर आपने दो आवेशों से ज्यादा आवेशों की गणना इसमें कर रहे हो तो कूलॉम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते और ये नियम नहीं लगेगा। दूसरी बात, कूलॉम का बल संरक्षी बल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु आता है यहाँ पर, क्योंकि इस बिंदु में न केवल इंपॉर्टेंट बात है जबकि एक परिभाषा भी बनती है संरक्षी बल। आई बात समझ में? ये बिंदु नहीं है, इसके अंदर एक परिभाषा भी समाहित है और इस परिभाषा को किताब में नहीं दे रखा आपके लिए, लेकिन आपने 11वीं चैप्टर में अपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों को। संरक्षी बल और असंरक्षी बल दो प्रकार के बलों को आपने बताया, वहां पे पढ़ा होगा। संरक्षी बल कौन से होते हैं, वह सभी बल जो किसी माध्य पथ पर निर्भर नहीं करते या जिनका मान पथ पर निर्भर नहीं करता, वो सभी बल कैसे होते हैं, संरक्षी बल। अब कूलॉम बल या विद्युत बल भी संरक्षी बल क्यों है, ठीक है, कूलॉम बल संरक्षी बल। अब संरक्षी बल क्या मैंने आपको बताया कि आपको जस्ट परिभाषा बताई है कि संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके मान किसी पथ पर निर्भर नहीं करते, ठीक है, वो स्थिति पर निर्भर करते हैं। जैसे यहाँ पर दो बल लगा दिए जाए, यहाँ पर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है F का मान वो इस पथ पर निर्भर नहीं करेगा। आई बात समझ में? ये पथ कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है या सीधा है, कैसा है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कूलॉम के नियम में लगने वाला विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है जो किसी भी उसके पथ पर या लगने वाले होने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिभाषा आपको याद रखनी है कि कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। संरक्षी बल क्या होता है, वो बल जो जिसका मान किसी पथ पर निर्भर नहीं करता, वो सभी बल कैसे होता है, संरक्षी बल होता है। आप याद रखिए, ठीक है। कल बेटा हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक्स के बारे में। अब तक मैंने आपको 9 टॉपिक्स आज क्लियर कर दिए। अगली वीडियो में वो अपना 10वां और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छी तरह याद करेंगे। कल का जो टॉपिक है उसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अध्यारोपण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक।